दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित कर एक अच्छी पहल की है। ऐसी किसी पहल की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग काम धंधे के सिलसिले में अपने घरों से बाहर रहने लगे हैं। समय के साथ ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे करोड़ों लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अपने गांव घर वोट डालने जाना कभी भी सुविधाजनक नहीं होता। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 करोड़ मतदाता वोट करने से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे मतदाताओं के लिए रिमोट ईवीएम किसी वरदान से कम नहीं होगी। समय के साथ इस ईवीएम का लाभ बीमार और बुजुर्ग भी उठा सकते हैं और मतदान के दिनों में यात्रा करने वाले भी। इससे मतदान में उन सब लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी जो वोट डालने की इच्छा रखते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते। बहुत संभव है कि इससे कम मतदान की समस्या का भी समाधान हो। निसंदेह रिमोट ईवीएम को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक होनी चाहिए। देखना यह है कि इस ईवीएम पर राजनीतिक दल अपनी कैसी और क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उचित यह होगा कि वे नीरछीर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दें और नकारात्मक के बजाय सकारात्मक रवैया अपनाएं। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर सवाल उठाने के आदी रहे हैं। यह अच्छा है कि उनकी यह आदत हाल के हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को नहीं मिली। रिमोट ईवीएम का अस्तित्व में आना चुनाव सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर है। चुनाव आयोग से यह अपेक्षित है कि वह रिमोट ईवीएम के बाद अन्य लंबित चुनाव सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। ये सुधार न केवल मतदान में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने वाले होने चाहिए बल्कि अनुचित साधनों का इस्तेमाल रोकने और साथ ही राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने वाले भी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तमाम उपायों के बाद भी चुनावों में अनुचित साधनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। लोगों को प्रलोभन देकर और अब तो सीधे सीधे रुपए बांटकर लोगों के वोट हासिल करने की कोशिश होने लगी है।
आपराधिक छवि वालों को चुनाव लड़ने से रोकना भी चुनाव आयोग की प्राथमिकता में होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग एक लंबे समय से इसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि राजनीतिक दल उसके सुझावों को अपनाने के लिए तैयार नहीं। राजनीतिक दलों के आगे चुनाव आयोग की इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं। उचित यह होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की सहायता करे और उसे जरूरी अधिकारों से लैस करने की आवश्यकता को समझे। चेंज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता, मंत्री, सांसद तक अक्सर ही केंद्र की मोदी सरकार पर बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाते रहते हैं। कभी योजनाओं की राशि रोकने तो कभी बकाया फंड को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ममता तो पीएम आवास एवं 100 दिनों की रोजगार योजनाओं को लेकर आंदोलन तक की धमकी देती रही हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बंगाल के लोगों को 7800 करोड़ रुपए की विभिन्न केंद्रीय योजनाओं एवं परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें रेल, मेट्रो, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज योजनाएं शामिल हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, कोलकाता में पहली पर्पल मेट्रो लाइन, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए कई सीवरेज सिस्टम के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। निश्चित ही इन परियोजनाओं से बंगाल के लोग लाभान्वित होंगे। राजनीतिक तौर पर जो आरोप तृणमूल की ओर से केंद्र सरकार पर लगाए जाते रहे हैं, उसका जवाब भी मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी करें। यह बैठक बंगाल, झारखंड और बिहार के प्रमुखों के लिए संदेश होगा कि गंगा की स्वच्छता को लेकर पीएम मोदी कितने गंभीर हैं। पीएम का यह दौरा किसी राजनीतिक कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है जिसे लेकर ममता के लिए किसी तरह की कोई परेशानी हो। जैसा कि पिछले साल जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम आयोजित हुआ था तो वहां जय श्री राम के नारे लगने से ममता काफी नाराज हो गई थीं। अब देखना है कि हावड़ा स्टेशन पर जो उद्घाटन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम है उसमें ममता शामिल होती हैं या नहीं। स्टॉप।